सेवन किया, कुछ भोजन में घृत आदि का प्रयोग किया, अधिक मात्रा में किया। ऐसी स्थिति में जब पाचक अग्नि मंद होती है तो शरीर में कफ बढ़ता है, अर्थात जो स्नेह है वो अच्छे से पच नहीं पाया अभी। स्नेहन द्रव्य तो हमने खा लिए पी लिए, लेकिन उसका पाचन बढ़िया से नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में नींद बढ़ेगी, नींद अधिक आएगी, तंद्रा की अवस्था रहेगी, क्योंकि सारी शक्ति, सारी अग्नि वो पाचन में लग जाती है। जब तक वो भली प्रकार से पाचन नहीं हो जाता तब तक स्नेहन भी नहीं होता। स्निग्ध आहार तो हमने ले लिए, लेकिन स्नेहन पूरा कब होता है? जब स्नेह का भली प्रकार पाचन हो जाता है, पच जाता है, तो शरीर स्निग्ध हो जाता है। तो जब तक स्निग्ध नहीं हो पाया है, स्निग्ध आहार तो ले लिया पर वो अधूरा स्नेहन है, अभी पाचन चल रहा है स्नेह का। ऐसी स्थिति में निद्रा आएगी, तंद्रा भी आएगी, आलस्य भी रहेगा। इसके विपरीत स्नेह खाने वाले की अगर अग्नि बलवान है और वो शीघ्र ही पच जाता है स्नेह, तो स्नेह पचकर क्या करेगा? सारे शरीर में स्नेहन करेगा। और निद्रा का काम भी क्या है? स्नेहन करना है, शक्ति पहुंचाना है, थकान दूर करना है। तो स्नेहन करना, अगर ये काम भी, निद्रा का काम भी वही है, और वो काम कर दिया किसने? स्नेह ने। पचकर, पाचन होकर स्नेह ने वो काम पूरा कर दिया। अब क्या होगा? शरीर में उत्साह रहेगा, नींद आएगी ही नहीं, नींद की स्थिति नहीं रहेगी, बल्कि उत्साह रहेगा। तो अनेक लोगों ने निद्रा विजय के विषय में पूछा था पहले। तो निद्रा विजय भी ऐसे ही की जाती है, ध्यान रखा जाता है हमारी पाचक अग्नि कितनी है, उस हिसाब से स्नेह का सेवन करते हैं। और फिर नींद, कम नींद में भी बहुत ज्यादा काम चल सकता है, बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। इसके विपरीत यदि हमको इस बात का पता नहीं हमारी पाचक अग्नि कैसी है, हमने अधिक स्नेह का सेवन कर लिया, तो ये उल्टा काम भी करेगा। क्योंकि जब तक वो पच नहीं जाएगा तब तक तंद्रा में रखेगा हमें स्नेह, क्योंकि वो सारी शक्ति वहां पाचन में लगती रहेगी। तो मैं समझता हूँ आप लोग सब उसके विषय को, जो मैंने कहा था ये कि निद्रा आएगी भी और नहीं भी आएगी, तो वो आप समझ गए होंगे। ऐसी भारी आहार जो होता है अधिकांश में स्निग्ध होते हैं, भारी आहार, तो उसमें भी यही स्थिति रहती है, ऐसा समझना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर सकते हैं। तो हमारी जो बात चल रही थी वायु के संबंध में थी, और वायु के शांत होने के क्या कारण है, प्रकोप के क्या कारण है, और शांत होने के क्या कारण है। तो इसके बारे में हमने, जैसे समान गुण हैं वायु के, जो जो वायु के गुण हैं उनके समान ही आहार विहारों को करने से वायु प्रकोप को प्राप्त होगी। गुण हमने ध्यान दिए थे: रूखा, रुक्ष, लघु हल्का, शीत ठंडा, दारुण कठिन, सुखाने वाला, खर अर्थात खुरदरा, विशुद्ध यानी कि जो चिपचिपा जैसा ना हो। तो ये जो है गुण, इसमें जो हमने दारुण गुण लिया था उसमें चल और
सूक्ष्म, इन दोनों को भी ग्रहण कर लिया था, क्योंकि सुखाने का गुण चल और सूक्ष्म के अधीन ही होता है। तो इस तरह से ये 6 गुण हमने देखे। तो इसके अनुकूल जितने भी आहार विहार होंगे वे वायु को बढ़ाएंगे। और इनके, नहीं क्षम्यतान, इस जैसे जो गुण होंगे, वायु के समान ही जो गुण होंगे और आहार विहार वैसे ही होंगे, तो वायु को बढ़ाएंगे। और इसके विपरीत गुण होंगे तो वो वायु को घटाएंगे। ये बात हमने की। तो आहार विहार से अभिप्राय क्या है कि जो अभी वही वाली बात जो हमने अभी की थी, निद्रा के विषय में कर रहे थे, और स्निग्ध आहार पच जाएगा तब वह वो कार्य करेगा जो स्नेहन से उपलब्ध होता है। तो वही बात सारी अपने को समझ लेनी चाहिए। जो कहा जा रहा है वो गुण कब प्रकट होते हैं, जब आहार विहार पूरी तरह से साथ में हो जाता है। मतलब शरीर के साथ में उन आहार विहारों का पाचन इत्यादि होके वो पूरा हो जाता है कार्य, तो भी वो प्रभाव करते हैं। विशेष प्रभाव जो है उनसे तभी आता है। तो ये बात अभी हम कल भी कर चुके थे, और थोड़ा सा हमने देखा था कि जो वायु का शमन करने वाले कौन से मतलब विहार वगैरह कौन से हैं, तो उसमें आहार विहारों में तो स्निग्ध आहार का सेवन करना हो गया, है ना। और बहुत अधिक चलना फिरना नहीं, आराम से बैठे रहना, इससे भी बात शांत होगी। चंचलता जहां ज्यादा करेंगे वहां पर वायु का प्रकोप बढ़ेगा। हमारा वो विहार में आ गया, आहार और विहार, इसलिए। तो सो जाना, ये भी वायु को शांत करेगा। और अगर हम सोते नहीं है तो ये वायु को प्रकोपित करेगा। अगर रात्रि में मान लीजिए सोते नहीं है तो वायु का प्रकोप हो जाता है, वायु बढ़ती है रात्रि में। ऐसी स्थिति में सो जाना ही सबसे बढ़िया उपाय है। रात्रि में सोएं, सोने से वायु का प्रकोप कम हो जाएगा। तो समय से सोना चाहिए रात्रि में। ये बात भी आ गई यहाँ पर। अच्छा, अब इसके बाद में हम देखते हैं प्रश्न। अब ये उठता है कि ये जो वायु है ये तो अमूर्त है, मतलब अदृश्य है, दिखता नहीं है। कोई ऐसे ठोस चीज तो है नहीं जो आके लगती हो और वो अ, जैसे बहुत ज्यादा प्रभाव करती है। वायु लगती है तो थोड़ा सा लगती है, बस हल्का सा। और चंचल भी है वायु। तो आखिर ये फिर प्रकोप कैसे करता है और इसका शमन भी कैसे होता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल न दिखने वाली चीज है। इसका एक प्रश्न ये भी बना। तो कौन कौन से ऐसे द्रव्य हैं और कर्म कौन कौन से ऐसे हैं जो वायु का प्रकोप करने वाले हैं। तो जैसा कि हम पढ़ के आए थे कि वो जो गुण है, तो रुक्ष गुण हो गया, हल्का गुण वाले आहार हो गए, रुक्ष रूखे हो गए आहार। जैसे रूखे आहार में हम सत्तू वगैरह ले सकते हैं। सत्तू स्निग्ध भी होते हैं क्योंकि वो गर्म भुन भुन जाते हैं। लेकिन जैसे चना हो गया, कच्चा चना हो गया, वो रूक्ष होता है। शीतल भी होता है चना। तो ऐसे जो आहार हैं और भी हो सकते हैं। अब जैसे फिर उसके बाद में हम देख सकते हैं, जैसे जो दुबला करने वाले आहार हैं, व्यक्ति को दुबला करते हैं, ऐसे आहार ये भी वायु को बढ़ाने वाले होंगे, प्रकोप करने वाले होंगे।
क्योंकि सुखाने वाला काम इसमें होगा, धातुओं को सुखाने का काम होगा, तो दारुण वो गुण आ गया। ऐसे ही वे आहार जो घनत्व को कम करते हैं, यानी कि बोन डेंसिटी को कम करते हैं, या जैसे छिद्र युक्त कर देते हैं, अधिक छिद्र होते हैं, तो वो भी क्या होंगे, वो सारे आहार भी वायु को बढ़ाने वाले होंगे। जहां जहां अवसर मिलेगा वायु को जाने आने का, अधिक अवसर होगा, वायु का प्रकोप भी अधिक होगा। छिद्र युक्त करने वाले जो आहार विहार हैं, उनसे भी हमें परेशानी होने वाली है वायु की। तो ये जो गुण होते हैं, आहार आदि से, विहार आदि से ये गुण बढ़ते हैं। जैसे रुक्षता बढ़ती है, क्योंकि रुक्ष आहार पचेगा तो क्या उत्पन्न करेगा, तो रुक्षता उत्पन्न करेगा। शीतल आहार पच के क्या उत्पन्न करेगा, तो शीतलता उत्पन्न करेगा। तो शरीर के अंदर ये जो गुण हमने वायु के पढ़े, ये गुण जब शरीर में बढ़ते हैं तो वायु को आश्रय मिलता है। समान गुण, वायु के समान गुण जहां पर होंगे वहां पर वायु जो है अपना आश्रय बनाएगी, अपनी जगह बनाएगी। और इसके विपरीत, मतलब ये तरीका, जो प्रश्न था कि ये वायु आखिर प्रकोपित होता कैसे है, तो अपने समान गुण, यानी कि जो वायु में गुण हैं, वे गुण जब शरीर में जहां जहां मिलेंगे, वहां वहां वायु अपना आश्रय बना सकती है। तो खाद्य पदार्थ क्योंकि हमने वैसे खाए, उसके कारण से शरीर में शीतलता मान लीजिए उत्पन्न हो गई। गर्मी बहुत पड़ रही है, हमने शीतल आहार खाए, शीतल आहार विहार किया, पेय भी पिए, और हाँ, शरीर में शीतलता का स्वभाव आ जाएगा, बाहर की गर्मी से बचाव हो जाएगा। लेकिन अब अचानक वर्षा हो जाती, कल्पना कीजिए, बीच में हुआ भी था एक बार, तो वर्षा हो गई तो वातावरण ठंडा हो गया, 2-3 दिन ठंडा रहा, कई जगह बाढ़ भी आ गई थी। ऐसी स्थिति में, क्योंकि बाहर गर्मी थी, तब तक तो उस गर्मी से संतुलन हो रहा था, शरीर में ठंडक है, लेकिन बाहर भी ठंडक हो गई, अंदर भी ठंडक हो गई, तो वायु की वृद्धि का अवसर अधिक मिल गया। तो इस प्रकार से वायु का प्रकोप हो जाता है। वायु बढ़ेगी, जब बढ़ेगी तो आश्रय उसको मिला ही हुआ है शीतलता के कारण से, शीतल आहार विहार किए हुए हैं हमने, तो जहां पर शरीर में शक्ति कम है, जहां छिद्र अधिक है, मान लीजिए बोन डेंसिटी कम है, या और कोई चीज, मतलब कहीं ना कहीं इस प्रकार से, कहीं मसल पावर कम है, कहीं पर धातु का क्षय हो गया, किसी भी कारण से हो गया, चोट लगने से हो गया था, या किसी और कारण से पहले हुआ था, वो जगह अच्छी प्रकार से भरपाई नहीं हो पाई, हम वात विवर्धक आहार अधिक करते रहे और धातुओं की पुष्टि नहीं हुई। ऐसी स्थिति में क्योंकि वहां शीतलता अंदर भी विद्यमान है, तो वायु का समान गुण होने के कारण से वायु वहां पर अपना स्थान बना लेती है और वहीं प्रकोप को प्राप्त हो जाती है। ये है वायु का प्रकोप। देखिए सूक्ष्म बात है, और ये समझ में आ जाता है तो जितनी भी समस्याएं हैं जिसके लिए हम एलोपैथी वाले डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर काटते हैं, तमाम टेस्ट करवा डालते हैं, और उसके बाद भी ये पकड़ में नहीं आता समस्या क्या है। फिर वो कहते हैं भाई यहाँ चीरा लगाना पड़ेगा, इस ये डिस्क स्लिप हो गई है, इसको यहाँ से ऐसे हटा के फिट करना पड़ेगा, तमाम चीजें, घुटने में लुब्रिकेशन खत्म हो गया है वगैरह वगैरह, इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा वगैरह बातें। तो वो कारण क्या है वास्तव में, वो समझ में ऐसे आ सकता है।
और उसका उपाय चीरफाड़ नहीं है। चीरफाड़ के अलग कारण होते हैं जहां पर चीरफाड़ की बहुत आवश्यकता होती है, विष आदि का विशेष जहां पर प्रयोग होता है, या और भी अनेक स्थान हो सकते हैं, चोट लगना विशेष, वहां पर इस तरह से सर्जरी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। पर यहाँ पर इस प्रकार से वात के प्रकोप की स्थिति को आयुर्वेद के ढंग से शांत किया जा सकता है। वहां अगर हम चीरा वगैरह लगवा लेते हैं, कटवा लेते हैं वहां पर, क्योंकि कटने फटने ये भी तो एक तरह से धातु का ह्रास हुआ ना, तो वो जगह और कमजोर हो जाती है। और जगह कमजोर होती है तो थोड़ी देर के लिए कभी राहत लगती भी है, क्योंकि कुछ ना कुछ वहां फिटिंग करते हैं उसको। तो इस कारण से अस्थायी लाभ तो दिखता है, लेकिन बाद में वही समस्या फिर से आ खड़ी होती है। तो क्योंकि वे लोग इस विषय के आयुर्वेद के विद्वान नहीं है, तो इसकी हानि उनको तो कुछ नहीं होती, वो तो अपना पैसा भी ले लेते हैं, और सारी हानि रोगी को उठानी पड़ती है। समस्याओं का शिकार रोगी होता है। तो रोगी यदि बुद्धिमान हो और उसको ज्ञात हो, आयुर्वेद आदि की के सिद्धांत पता हो, तो वो समझ जाएगा कि बात ये है, और जब बात ये है तो इसका ऐसे उपचार हो सकता है। वो भी सब दे रखा है आयुर्वेद में, और ठीक हो जाते हैं लोग। कोई ऑपरेशन नहीं होता, बिल्कुल ठीक होते हैं, फर्स्ट क्लास चलते हैं। तो ये चीज अपने लोगों को ध्यान देनी चाहिए कि प्रकोप का ढंग क्या है, क्यों हो रहा है प्रकोप, वो कारण यदि हमें समझ में आ जाएगा, उन कारणों को हम हटा देंगे, ऋतु के अनुसार हम वैसा प्रयोग कर लेंगे, वो ठीक हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि वायु कितने प्रकार से प्रकोपित होने का उसका ढंग बन रहा है। तो जो जो गुण हैं उसके, वायु के, वो वहां प्रभाव डालते हैं। जैसे धातुओं का ह्रास होना, छिद्र हो जाना, है ना, सूख जाना, ये सब कार्य वायु करती है। चल स्वभाव है, सूक्ष्म है, सुखाने का स्वभाव है, और हम गलतियां करते हैं उस तरह की, अथवा गलती नहीं भी की तो चोट लग गई, ऐसा हो जाता है। तो उसके कारण से, और फिर हम उस पे लापरवाही भी करते हैं। अगर चोट लग भी गई तो हम उसके लिए जो उचित उपाय होना चाहिए वो नहीं करते हैं। अच्छी प्रकार से वहां पर मालिश आदि होनी चाहिए, स्नेहन होना चाहिए, सेक होना चाहिए, उष्णता लाई जानी चाहिए। ठीक है, आहार विहार में कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए, जिससे कि पोषण पूरा मिल जाए, तो वो अंग फिर से बलवान हो जाता है, फिर वहां वात का प्रकोप नहीं होगा। तो ऐसे ही, ये तो मैंने एक उदाहरण दिया, अनेक और भी कारण है धातुओं के ह्रास होने के। ब्रह्मचर्य का पालन न करना, ये भी धातु ह्रास का कारण है। तो ये जितने भी कारण हमको समझ में आते हैं, उनसे अपने को वायु प्रकोप से बचने के लिए, क्योंकि जितने भी दर्द हैं, कष्ट हैं, वो सारे के सारे वायु प्रकोप के कारण से ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रकोप कैसे कैसे हो रहा है और उसका प्रभाव कैसे हो रहा है, इसके विषय में हमने थोड़ा सा जाना। अब हम ये देखते हैं कि वो प्रकोप शांत कैसे होता है। वायु तो दिखती नहीं है, फिर शांति कैसे हो जाएगी उसकी, कहीं स्थान बना लिया उसने। तो शांत होने, उसके शांत करने का भी वही उपाय है कि वायु के प्रकोपित होने में कारण ये था कि वायु के समान गुण वहां पर उपलब्ध हो रहे थे शरीर के अंदर। हमने क्या किया, वायु
से के जो गुण है उससे विपरीत गुणों के आहार विहारों का सेवन किया। स्थानीय रूप से जहां पर दर्द है वहां पर भी और भोजन छादन में भी। तो क्या होगा, वायु को स्थान नहीं मिलेगा प्रकोपित होने के लिए, धातुओं की पूर्ति हो गई। बाहर से भी हमने सेक आदि और स्नेहन आदि किया, अंदर से भी स्नेहन कर लिया, बस्ती आदि होती है, बस्ती कर्म होता है, उससे वायु शांत होती है, उससे स्नेहन और रूक्षण दोनों किया जाता है। तो रूक्षण और स्नेहन दोनों इसलिए किया जाता है, रूक्षण इसलिए किया जाता है जिससे कि ब्लॉकेज हट जावे, ब्लॉकेज मटेरियल खिंच के आ जाता है रूक्षण करने से। बड़ी आंत में रूक्षण किया तो यहां रूक्षण किया तो स्नेह स्नेह कहां से खिंच के आएगा, नसनाड़ियों से खिंच के बड़ी आंत में आएगा। क्योंकि एक नियम है, एक जगह आप अभाव करेंगे तो उस अभाव की पूर्ति दूसरी जगहों से होगी। तो जो वो ब्लॉकेज वाला मटेरियल है वो खिंच के इधर आ जाता है। अब फिर से नया तेल आदि से, बस्ती से अर्थात गुदा मार्ग से उसका प्रवेश करा के और स्नेहन किया जाता है, स्नेह बस्ती दी जाती है, उससे स्नेह उस स्थान पे पहुंच जाता है जहां पर वायु ने स्थान बनाया हुआ था। अब जब वायु ने स्थान बनाया हुआ था वहां स्नेह पहुंच गया, तो अब वायु को प्रकोपित होने के लिए स्थान नहीं मिलेगा, क्योंकि वो तो तब प्रकोपित होगी जब वहां रुक्षता मिले उसे, शीतलता मिले उसे, छिद्र मिले उसे, सूखापन मिले उसे, मतलब ये जो जो उसके गुण हैं वो गुण वहां पर उसको उपलब्ध होंगे, तब वो प्रकोप को प्राप्त होगी, प्रकोपित होगी। अब वो गुण मिलने बंद हो गए तो दर्द भी बंद हो गया। मैंने यहां तक देखा है, मैं स्वयं जैसे खेलता था पहले फुटबॉल आदि, गुरुकुल में ही था, तो चोट लगी और बस्ती मैंने केवल तेल बस्ती स्वयं ही ले ली। सिरिंज आती थी बड़ी वाली पशुओं वाली 50 ml की, और उसमें कोई बुलबुला ना रह जाए इस करके कैथेटर लगा के, और खुद ही मैंने हल्का तेल, सरसों का तेल ही मैंने हल्का सा गुनगुना सा करके और ले ली बस्ती। अगले दिन मुझे दर्द गायब हो गया। इतना तीव्र प्रभाव होता है आयुर्वेद के अनुसार। अगर हम ठीक प्रकार से मान लीजिए करते हैं, मान लीजिए बहुत गहरी कोई समस्या है, पुरानी है, बीच में ब्लॉकेज ज्यादा है, तो थोड़ा सा समय लग सकता है, क्योंकि उसमें पहले रुक्ष भी करनी पड़ेगी और रुक्ष बस्ती भी करनी पड़ेगी और स्निग्ध भी करनी पड़ेगी, क्रम से की जाती है। थोड़ा पहले ये रुक्षण किया फिर स्नेहन किया, एकदम से बहुत अधिक रुक्षण भी नहीं किया जा सकता। तो मान लीजिए चोट लगी तो वहां पर क्या हुआ कि बाकी शरीर तो स्वस्थ है, कोई ऐसी ब्लॉकेज नहीं है, ठीक है। चोट लगी तो धातु का ह्रास हुआ, धातु का ह्रास हुआ वहां पर, तो वायु को स्थान मिला, वायु स्थान मिला तो वायु प्रकोप हुआ, दर्द हुआ। हमने क्या किया, हमने बस्ती ले ली, तो ब्लॉकेज नहीं थी तो स्नेह वहां पहुंच गया, स्नेह पहुंच गया तो वायु का नाश हो गया। कितना सरल सा एक उसका वो है, गणित है, बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, बिल्कुल समझ में आने वाला। तो इस तरह से बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति, कोई बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि रॉकेट साइंस, ऐसा भी नहीं है बहुत ज्यादा। अपना शरीर है, अपने शरीर के विषय में हमें खुद पता है बहुत कुछ, तो उसको हम इस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। और विशेष जो मान लीजिए ज्यादा समस्या है और वृद्ध हैं, ब्लॉकेज, क्योंकि जैसे जैसे हम शरीर अवस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे ब्लॉकेज भी बढ़ती है शरीर में, स्वाभाविक है, शरीर हमेशा तो रहने वाला नहीं है। तो शरीर की सामर्थ्य कम होती है, जठराग्नि कम होती है, जठराग्नि कम होती है तो आम रहता है, आम जाता है सारे शरीर में, ब्लॉकेज होती है। एक ब्लॉकेज होती है तो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई, वहां से दूसरी नली खुल जाती है। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो बढ़ती जाती है। तो
फिर उसके लिए अधिक फिर चिकित्सक से सारे बस्ती कर्म या इसको कहेंगे पंचकर्म होता है, ये पंचकर्म के अंतर्गत ही होता है बस्ती। बहुत सफल चिकित्सा है, पर आज गायब है वो समाज में से। और उसकी हानि कितनी उठा रहे हैं लोग, कितने दर्द से लोग परेशान हैं। इस परंपरा को अगर वैद्य लोग, आयुर्वेद के जितने लोग हैं, और उस परंपरा को फिर से पंचकर्म की परंपरा को शुरू कर दें तो कितना लोगों को लाभ हो जाए। लेकिन उसके लिए डिमांड भी चाहिए, हम मांग ही नहीं करते। जब तक समाज में मांग किसी चीज की नहीं होगी तब तक उसकी व्यवस्थाएं नहीं बनेंगी। हम अगर मांग होनी शुरू हो जाए किसी चीज की, फिर देखिए आप, वो मिलेगी सुविधा। जितनी मांग बढ़ेगी सुविधा सस्ती होती चली जाएगी, क्योंकि जिसकी मांग कम है, पूर्ति के लिए थोड़ा बहुत एक आध उसमें कोई व्यक्ति लगा हुआ है, अब उसकी जो सुविधाएं हैं वो महंगी हो जाएंगी, निश्चित बात है। और उसी के मांग अधिक है, अधिक लोग हैं, तो उसकी जो हर चीज उसमें उस अनुपात से वो मात्रा मतलब थोड़ा सा सस्ता हो जाता है। व्यवस्थाएं अधिक होने से, अधिक लोगों के लिए होने से सस्ता हो जाता है, ये तो आप भी समझते हैं। तो खैर, ये बीच में बात आ गई। तो वायु का प्रकोप कैसे होता है और वायु की शांति कैसे होती है, उसको विधिवत हमने समझने का प्रयास किया। यही आज का हमारा मुख्य विषय था। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझनी भी है, और हमको अपने आसपास के लोगों को समझानी भी है। ये बिल्कुल विज्ञान है, ज्यों का त्यों ऐसा का ऐसा ही होता है। और जब व्यक्ति समझता नहीं है, नासमझ होता है, तो फिर इसमें बहुत बड़ी समस्याओं को वो मोल ले लेता है। कितना धन, कितनी शक्ति, शरीर को कटवा लिया, और 10 तरह की समस्याएं और पाल ली। तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, और विज्ञान अपने को जानना चाहिए, आयुर्वेद को भी पढ़ना चाहिए, पुस्तक मंगा लें, स्वयं स्वाध्याय करें। नहीं समझ में आ रही तो विद्वानों से पूछें। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो कॉलेज जाएगा वही वैद्य बनेगा। ठीक है, सरकारी तौर पे उनको ही डिग्री मिलेगी, ये सही बात है। पर हम अपना, अपने परिवार की तो बहुत कुछ देखभाल स्वयं स्वाध्याय से कर सकते हैं। तो इसलिए ये परंपरा हमारी स्वाध्याय की तो बहुत प्राचीन परंपरा है। हर घर में माताओं बहनों को तो ये आयुर्वेद का अध्ययन अनिवार्य हुआ करता था वैदिक काल में। हर माता बहन पूरा आयुर्वेद को पूरा अच्छे से अध्ययन करती थी। छोटी आसपास में मैदान में लगी हुई जड़ी बूटियां पहचानती थी माताएं बहनें। आज कोई नहीं जानता, हर झट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं। और पहले क्या करती थी वो, पत्ती पहचानती है, झट तोड़ी, मसला, और उसमें से रस निकला, जो तुरंत का रस होता है वो बहुत अमृत के समान लाभकारी होता है। मसल के रस निकाल के और निचोड़ दिया, चोट लगी या विष हुआ, कुछ भी हुआ, औषधियों की पहचान होती थी। ये परंपरा जो विलुप्त हो रही है, ये हमारे समाज का बहुत बड़ा ह्रास का कारण है। पहले कोई इतने वैद्य ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं हुआ करते थे, हर व्यक्ति स्वयं में अपना वैद्य हुआ करता था। कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता था, सब स्वस्थ ही रहते थे। घरों में बच्चे हो जाया करते थे, हॉस्पिटल कोई भी नहीं जाता था। तो ये सब बातें इसीलिए होती थी क्योंकि स्वस्थ परंपराएं चल रही थी। हमारे भारतीय परंपरा को फिर से पुनर्जीवित करने का कार्य ये गुरुकुल क्रांति ने ये जो लिया है, और इसमें अपने सब लोग मिलकर गुरुकुल क्रांति के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। अब गुरुकुल क्रांति कुछ और थोड़ा ही है, हम सब लोग संगठित हैं, यही गुरुकुल क्रांति है। कोई एक व्यक्ति का नाम गुरुकुल क्रांति थोड़ी होता है। तो अपने लोगों को मिलके खूब स्वयं भी स्वाध्याय और ज्ञान विज्ञान को अर्जित करना है, और इसका प्रचार भी करना है, लोगों को बताना है। कोई छोटी छोटी बातें जो होती हैं उनको समझा दें, तो उससे भी फिर उनको समझ में आ जाता है, फिर रुचि बढ़ती है, फिर वो स्वयं भी स्वाध्याय करेंगे। तो ऐसे ही ये अपने पूरे भारत देश में
ये उत्तम परंपरा चलनी चाहिए। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें, कोई शंका होगी तो वो पूछ लीजिएगा अगली बार। रुकेंगे। मैं समझता हूँ हिमांशु जी कुछ कहना चाहते हैं, बोल दें। जी, सभी को नमस्ते। एक निवेदन ये करना था कि जो भी आजीवन स्वस्थ कैसे रहें की कक्षा में नहीं है, वो कृपया अपना नाम हमें व्हाट्सएप कर दें, जिससे कि हम आपको उस ग्रुप में जोड़ सकें। नहीं तो क्या होता है, हमें बहुत 10-15 ग्रुप में मैसेज भेजने पड़ते हैं, और जो लोग 4-5 कक्षा में जुड़े हैं, अन्यथा ही उनके पास मैसेज जाते हैं। तो यदि आप एक ही ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो बाकी अन्य ग्रुपों में मैसेज नहीं भेजना पड़ेगा। तो यदि आप आजीवन स्वस्थ कैसे रहें इस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, तो कृपया मुझे मैसेज करें, जहां से आपको ये लिंक आया था, तो आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। धन्यवाद। और इसका प्रचार भी करें थोड़ा। गुरुकुल क्रांति का जो यूट्यूब चैनल है उसमें अधिक से अधिक सब्सक्रिप्शन हो, लोगों को भेजें उसका वीडियोस का लिंक, जिससे लोगों को उसकी जानकारी हो और लाभ उठाएं लोग। ठीक है जी। तो आचार्य जी, मैं सभी एक को बात पूछना चाहता हूँ। जी बोले।